एपिसोड 34 हमला या साजिश। एक तरफ ऑपरेशन थिएटर में अवधेश एनेस्थीसिया के असर से बेहोश था। राघव वही पर आस-पास घूम रहा था। पूरा टॉप फ्लोर पर चप्पे चप्पे पर बॉडीगार्ड तैनात थे। वहीं दूसरी तरफ आने वाले खतरों से अनजान आराध्या कॉलेज के लिए जा रही थी। उसकी सेफ्टी के लिए लगाए हुए शैडो गार्ड्स की एक टीम को पहले ही कुछ लोग रास्ते से हटा चुके थे। उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा गया था। उनसे उनके फोन छीन लिए गए थे। कुछ गार्ड्स की तो 7 से 8 हड्डियां टूट चुकी थी, जबकि कुछ के सीने में गोलियां दाग दी गई थी। वहीं आराध्या के आगे पीछे गार्ड्स की 4 कार चल रही थी। उसने अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए थे। तभी सबसे आगे वाली कार में विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से झटका लगने के कारण आराध्या आगे की तरफ गिर जाती है। उसके हेडफोन कान से निकल जाते हैं। अचानक से बूम की आवाज से, अंकल क्या कर रहे हो आप? अभी मुझे चोट लग जाती फिर। आराध्या मासूमियत से अपनी कोहनी को सहलाते हुए बोलती है। वहीं गाड़ी में विस्फोट की वजह से ड्राइवर अलर्ट हो जाता है। वह एक मिडिल एज आदमी था जो आराध्या को रोज कॉलेज ले जाने और वहां से घर लाता था, जिस वजह से आराध्या के साथ उसकी अच्छी खासी जान पहचान बन चुकी थी। वह आराध्या को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता था। वह आराध्या को समझाते हुए कहता है, हम बस जल्दी ही इन लोगों को सबक सिखा के आते हैं। आप डरना मत, अगर डर लगे तो अपने कानों में अपने हेडफोन लगा लेना। अवधेश के सभी ड्राइवर भी वेल ट्रेंड गार्ड्स थे, इसलिए वह जल्दी से गाड़ी को बंद करके बाहर निकल जाता है। हमला करने वाले लोग इधर उधर छिपे हुए थे, जबकि आराध्या के गार्ड्स ओपन प्लेस में थे। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। सुनसान सड़क कुछ ही क्षणों में एक युद्ध के मैदान में तब्दील हो जाती है। तभी राजवंश फैमिली की बैकअप टीम भी उनके सपोर्ट में आ जाती है। धीरे धीरे हमलावरों की तरफ से फायरिंग कम हो जाती है, इसलिए आराध्या भी गाड़ी से बाहर निकल जाती है। वह घायल गार्ड्स को दूसरी गाड़ी में बिठाने के लिए मदद कर रही थी। अभी उन्होंने एक ही गार्ड्स को अंदर बिठाया था। वह घायल गार्ड्स को दूसरी गाड़ी में बिठाने के लिए मदद कर रही थी। अभी उन्होंने एक ही गार्ड्स को अंदर बिठाया था, जब अचानक से एक बार फिर फायरिंग शुरू हो जाती है। ड्राइवर, जो कि आराध्या का गार्ड भी था, वह आराध्या को पकड़कर गाड़ी की ओट में छिपा देता है। पर वह कुछ नहीं बिटिया, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आप गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगी। पर वह कुछ नहीं बिटिया, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आप गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगी। वह गार्ड दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए कहता है। तभी एक बुलेट हवा की गति से आते हुए उस गार्ड के हाथ पर लगती है, जिससे वो दरवाजा खोल रहा था। तभी एक बुलेट हवा की गति से आते हुए उस गार्ड के हाथ पर लगती है, जिससे वो दरवाजा खोल रहा था। वो एक बार खुद को संभाल पाता उससे पहले ही दूसरी गोली उसके कंधे पर चलती है। वहीं आराध्या पर हमला होते देख बाकी सब गार्ड भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। आराध्या की चारों लेडीज गार्ड पहले ही पहली गाड़ी में बैठी थी जो इस विस्फोट में मार दी गई थी, इसलिए अब आराध्या को सेफ प्रताप पैलेस ले जाना उनकी जिम्मेदारी थी। इसलिए उसके पर्सनल ड्राइवर के नीचे गिरने की वजह से एक दूसरा गार्ड सीट पर बैठ जाता है। बाकी के गार्ड्स भी दूसरी गाड़ियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। आराध्या की कार के शीशे बुलेट प्रूफ थे, लेकिन वह साफ साफ बाहर का मंजर देख पा रही थी। चारों ओर उसके गार्ड्स की लाशें पड़ी थी। उसका ड्राइवर, जो 1 महीने से उसे एक गुड़िया की तरह ट्रीट करता था, बाहर दर्द से तड़प रहा था।
भैया गाड़ी रोको। ड्राइवर अंकल जिंदा है। वो बाहर दर्द से तड़प रहे हैं। आराध्या रोते हुए गार्ड्स को कहती है, मैडम हम गाड़ी नहीं रोक सकते हैं। आपकी जान को खतरा है। यहाँ से हमें प्रताप पैलेस पहुंचना ही होगा। वह गार्ड गाड़ी चलाते हुए कहता है, पर मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। वो जिंदा है। अगर हमने उन्हें ऐसे छोड़ दिया तो वो लोग उन्हें मार देंगे। आराध्या रोते हुए कहती है, मेहता परिवार में भी सरगुन पर कई हमले हुए थे, लेकिन हर बार उसके लिए अपॉइंट किए हुए रामनाथन अय्यर और उसकी बीवी रेवा जो उसके पर्सनल बॉडीगार्ड थे, वो लोग चाइनीज मार्शल आर्ट्स के साथ साथ वर्ल्ड के बेस्ट गार्ड्स में से थे। आराध्या उनसे मार्शल आर्ट्स तो जानती थी, लेकिन यहाँ वो किससे लड़ती जब दुश्मन छिप कर वार कर रहे थे। वहीं आराध्या पर भी बचपन से लगातार हमले हो रहे थे, लेकिन दोनों की ही जिंदगी में पहली बार उनकी आंखों के सामने किसी की जान गई थी। दोनों ने ही इतना खून खराबा पहली बार देखा था, जो उन्हें अंदर तक डराने के लिए काफी था। आराध्या फूट फूट कर रो रही थी। तभी वह गार्ड दूसरे गार्ड्स को फोन करके घायल गार्ड्स को गाड़ी में ले जाने के लिए कहता है, लेकिन आराध्या के रोने और उसकी जिद की वजह से वह गार्ड आराध्या वाली गाड़ी से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाता है, आराध्या के ड्राइवर अंकल को लाने के लिए। वहीं आराध्या की जिद की वजह से एक बार फिर सभी गार्ड्स घायल गार्ड्स को गाड़ी में डालने लगते हैं। आराध्या इस समय गाड़ी में अकेली थी। तभी एक स्मोक बॉम्ब कहीं से उसकी गाड़ी के पास गिरता है। एकदम से रोड पर सब धुआं धुआं हो जाता है। उसके बाद भी 4 से 5 स्मोक बॉम्ब वहां गिरते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। जब तक आराध्या के गार्ड्स कुछ समझ पाते तब तक कोई आराध्या को वहां से गायब करवा देता है। पीछे रह जाता है तो उसके गले का मंगलसूत्र और उसका फोन। राघव ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा हुआ था। जब उसके फोन पर किसी का कॉल आता है, उस कॉल को सुनते ही उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। वह जल्दी से शौर्य को एक मैसेज सेंड कर वहां से हड़बड़ी में निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनिकेत अपने ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। उसका फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। उसने 3-4 बार कॉल काट दिया, लेकिन जब कॉल आना बंद नहीं हुआ तो वह गुस्से में फोन उठाकर सामने वाले को डांटने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ अनिकेत अपने ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। उसका फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। उसने 3-4 बार कॉल काट दिया, लेकिन जब कॉल आना बंद नहीं हुआ तो वह गुस्से में फोन उठाकर सामने वाले को डांटने वाला होता है। जब उसके फोन पर राघव की आवाज आती है, दूसरी तरफ से राघव कुछ कहता है, जिसे सुनकर अनिकेत धम से कुर्सी पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ से राघव अभी भी कुछ बोल ही रहा था। वह अनिकेत को एक लोकेशन शेयर करता है और जल्दी से उसे वहां पहुंचने के लिए कहता है। अनिकेत मीटिंग को डिसमिस करके जल्दी से वहां से चला जाता है। वहीं उसे जल्दी से वहां से भागते देखकर एम्प्लॉय भी हैरान थे, क्योंकि अनिकेत हमेशा अपने एलिगेंट बिहेवियर के लिए जाना जाता था। ऐसा क्या कहा राघव ने अनिकेत से? क्या हुआ आराध्या के साथ? क्या किसी मुसीबत में फंस चुकी है आराध्या या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठेगी वो? किसने करवाया ये हमला, बहुत सवाल है। और एपिसोड 35 आराध्या का गायब होना। 3 घंटे बाद दूसरी तरफ राघव को हॉस्पिटल से गए हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। अवधेश की सर्जरी कंप्लीट हो चुकी थी। उसे होश आ चुका था। उसके बेड के सामने अंकुश सिर झुकाकर खड़ा हुआ था।
अवधेश का चेहरा इस समय ऐसा लग रहा था मानो वो नरक के देवता के समान हो। गुस्से से उसकी नसें फटने के लिए तैयार थी। उसकी इस हालत को देखकर शौर्य को भी उससे डर लग रहा था। तभी राघव उसके केबिन में एंटर करता है। तभी अवधेश अपनी शरद आवाज में कहता है, तुम्हारी मैडम का कुछ पत्ता चला? नहीं सर, हमने आसपास के सारे एरिया को सर्च कर लिया है, लेकिन मैडम का कुछ पत्ता नहीं चल पा रहा है। राघव सिर झुकाए हुए कहता है, अचानक से ही कहाँ गायब हो गई है? वो सुनसान एरिया था इसलिए पत्ता नहीं चल पा रहा है, और जहां पर भी सीसीटीवी कैमरा थे उन्हें 2 दिन पहले ही खराब कर दिया गया था। वो लोग पूरी प्लानिंग करके आए थे। वो उसकी बात सुनकर अवधेश की मुट्ठियां कस जाती है। गुस्से में कहता है, उसके साथ जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने क्या कहा? सर, बॉडीगार्ड मैडम की जिद की वजह से ड्राइवर और दूसरे घायल गार्ड्स को गाड़ियों में डाल रहे थे। जब अचानक से एक के बाद एक 4 से 5 स्मोक बॉम्ब मैडम की गाड़ी और बॉडीगार्ड्स की तरफ फेंक गए थे, जिसका फायदा हमलावरों में उठाया था। यह एक फुल प्रूफ प्लानिंग थी। मैडम के घर से निकलने की टाइम से लेकर उनके लिए हायर किए हुए गार्ड्स की टीम तक की जानकारी उनके पास थी। अवधेश की पकड़ उसके हॉस्पिटल गाउन पर कसती जा रही थी। उसका बस चलता तो वो दुनिया पलट कर रख देता। आराध्या उसकी बीवी ही नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी थी, जिसकी सुरक्षा की गारंटी उसने नाहर राजवंश को दी थी। आज वह लाचार नहीं होता तो इस समय जमीन आसमान एक कर आराध्या को ढूंढ कर ले आता। कोशिश अभी वो अपनी तरफ से कर रहा था, लेकिन रिजल्ट शून्य ही आ रहा था। वह एक गहरी सांस लेकर उससे पूछता है, कुछ पता चला कौन था वो जिसने अवधेश प्रताप के परिवार पर हमला करने की साजिश रची थी? किसके अंदर से मौत का खौफ खत्म हो गया था? जिस पर राघव एक फाइल जो उसने अपने पीछे पकड़ी हुई थी अवधेश की तरफ देते हुए कहता है, इस फाइल में आराध्या की लोकेशन के फोटोज थे जहां पर उस पर हमला हुआ था। बॉस, किसी ने आपकी और मैडम की शादी की खबर आपके राइवल मिस्टर हेमंत सक्सेना को दे दी थी। ये उनका ही काम है। आपने उनके 10 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट छीन लिए थे, इसलिए उन्होंने ये सब करवाया। इन सब में मैडम की सिक्योरिटी में लगे हुए एक गार्ड ने उन हमलावरों की मदद की है। उसने ही मैडम के शैडो गार्ड को ड्रग्स दिया था, फिर उन्हें मारा पीटा गया, और जिन गार्ड्स ने फाइट करने की कोशिश की उन्हें जान से मार दिया गया है। राघव सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए अवधेश को बताता है। जैसे जैसे राघव बता रहा था, वैसे वैसे अवधेश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसका ऑरा इस वक्त किसी को भी मार डालने के लिए काफी था। वह डेविल स्मर्क करते हुए कहता है, शेर शांत बैठा हो उसका मतलब ये कतई नहीं होता कि वो शिकार करना भूल गया है। सक्सेना को तो इसकी कीमत चुकानी ही होगी। पता लगाओ मेरी शादी की खबर किसने बाहर पहुंचाई है। अवधेश के गुस्से के कारण कमरे केस माहौल बदल चुका था। ठंडे एसी में भी राघव और अंकुश को पसीने आने शुरू हो चुके थे। कमरे में एकदम डार्क ऑरा महसूस हो रहा था। वहीं अवधेश अपनी अपनी शरद आवाज में आगे कहता है, और उस गद्दार को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। मेरी लिटिल गर्ल की तरफ देखने वालों की मैं आंखें नोच लेता हूँ, तो आज उसकी बाजा से मेरी लिटिल गर्ल कहाँ किस हालत में है ये मैं ही नहीं जानता हूँ। उस सक्सेना को तबाह कर दो। कल तक उसका बिजनेस ठप हो जाना चाहिए। परसों उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाना चाहिए। उसकी आंखों के सामने ये सब होना चाहिए। और फिर उस सक्सेना और बॉडीगार्ड को ले जाकर टॉर्चर करो। उन्हें इतना तड़पाओ कि वो मरना चाहे, लेकिन उसे मौत न आए।
उन्हें तब तक जिंदा रखना जब तक मैं उन दोनों को अपने हाथों से मौत के घाट न उतार दूं। ओक बॉस, कहकर राघव वहां से चला जाता है। अंगद को फोन करके उसे कहो, मुझे किसी भी कीमत पर मेरी लिटिल गर्ल मेरे पास चाहिए। उसे ढूंढो, चाहे कुछ भी करो, वो मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए। अवधेश अंकुश को घूरते हुए कहता है, मैंने अंगद से बात कर ली है, बाकी फैमिली की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। पर जी भाई, पर क्या? साफ साफ कहो जो भी कहना है। अवधेश उसकी तरफ देखते हुए कहता है, भाई आप दोनों की शादी में तो परिवार के ही लोग शामिल थे, फिर बाहर खबर कौन भेजेगा? आपको क्या लगता है आराध्या मिलेगी या फिर नहीं? और कौन है घर का भेदी जिसने लंका ढहा दी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एपिसोड 36, आराध्या का मिलना और गोलियां च। अंकुश के सवालों से अवधेश भी सोचने पड़ जाता है। आफ्टर ऑल उसकी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं था जो इस बात को बाहर फैला दे। वहीं आराध्या की फैमिली ने भी इस बात को पूरी तरह से सीक्रेट रखा हुआ था। यहाँ तक प्रीति को भी नजरबंद करके रखा गया था। ये असगार्ड का काम भी हो सकता है जो उस सक्सेना का साथ दे रहा था। शायद आप सही कह रहे हो भाई। तभी अवधेश का फोन रिंग करने लगता है। उसके फोन पर प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा था, इसलिए अंकुश चार्जर निकालकर उसके पास फोन पकड़ा देता है। अवधेश एक पल के लिए अपने फोन को देखता है जिस पर नंबर शो नहीं हो रहा था। वह गहरी सांस लेकर फोन उठाकर कहता है, बोलो अलेक्स, क्या खबर है? जी हाँ, दूसरी तरफ अलेक्स था जो अवधेश के लिए काम करता था। इसे छिपकर रहना पसंद था और वर्ल्ड के कुछ फेमस हैकर्स में से एक ये भी है। बॉस, मैंने मैडम की लोकेशन ट्रेस कर ली है। आपको मेल कर दिया है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। अलेक्स की बात सुनकर अवधेश एक राहत भरी सांस लेता है। उसकी मुठिया जो कसी हुई थी उन्हें वह ढीली छोड़ देता है। वह उसे प्रेस करते हुए कहता है, गुड जॉब अलेक्स, मैं जानता था जो कोई नहीं कर सकता है वो तुम मेरे लिए आसानी से कर दोगे। तुम नहीं जानते तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। वहीं अवधेश की बात सुनकर एलेक्स, जिसका पूरा ध्यान अपने कंप्यूटर पर था, से कुछ फाइल्स भेजते हुए कहता है, मैंने उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज को भी हैक किया था लेकिन उसमें कुछ खास नहीं मिला था। कोई बात नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज है। वैसे वो लोग कुछ 1.5 या 2 घंटे के लिए एक पुराने घर में रुके हुए थे, फिर वहां और गाड़ियों की हलचल हुई थी। ऐसा लग रहा है वहां पर लड़ाई हुई है, क्योंकि उस एरिया से कुछ गाड़ियां हॉस्पिटल वाले रोड की तरफ भी गई थी, लेकिन इनमें किसी भी गाड़ी में मैडम के उतरने के ट्रेस नहीं है। जबकि दूसरी डायरेक्शन में भी 4 गाड़ियों से कुछ लोग निकले हैं। अगर मैडम इन गाड़ियों में से एक में है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग मैडम को दिल्ली से बाहर भेजने वाले हैं। अलेक्स अपने कंप्यूटर पर फुटेज को देखते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर अवधेश के चेहरे पर चिंता की लेकर थी। वह उसे कहते हैं, आराध्या के हाथ में एक ब्रेसलेट है, उसे ट्रैक करो, पता करो उसकी लोकेशन कहाँ की है। सर, मैंने वहीं ट्रैक किया था, इसलिए कह रहा हूँ। वो शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर है। आपको जल्दी ही कुछ करना होगा। एलेक्स एक रेड डॉट जो लगातार मूव कर रहा था पर अपनी नजरें गड़ाए कहता है, डोंट वरी एलेक्स, यू जस्ट अपडेट मी अबाउट हर लाइव लोकेशन। रेस्ट आई विल हैंडल एवरीथिंग। अवधेश अपनी शरद आवाज में कहता है। अवधेश फोन काटता उससे पहले ही अलेक्स उसे कुछ बताता है जिसे सुनकर अवधेश का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह ओक कहकर एलेक्स का फोन काट देता है। अंकुश को उसकी व्हील चेयर लाने के लिए कहता है।
जिस पर अंकुश की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। भाई, अभी अभी आपका ऑपरेशन हुआ है। आपके लिए बाहर जाना अभी भी सेफ नहीं है। शौर्य ने भी कहा था कि आपको 2-3 दिन तो रेस्ट करना ही होगा। अंकुश की बात सुनकर अवधेश उसे घूरते हुए कहता है, तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं? जब बात आराध्या की होगी तो भगवान भी आकर मुझे नहीं रोक सकते हैं। अवधेश की बातों का कोई तोड़ अंकुश के पास नहीं था। वह थक हार कर उसकी बात मान ही लेता है। वहीं शौर्य भी उन दोनों के साथ चल पड़ता है। डॉक्टर कृष्णन ने अमेरिका लौटने से पहले उसे सख्त हिदायत दी थी कि अवधेश पूरी तरह से रेस्ट करे। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि अवधेश आराध्या को सुरक्षा के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। 1.5 घंटे बाद आसमान में 8 हेलीकॉप्टर उन 4 कार्स की लोकेशन की डायरेक्शन में जा रहे थे। पायलट सामने एक स्क्रीन देखते हुए कहता है, सर, हमने सस्पेक्ट को लोकेट कर लिया है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर वो लोग हैं। पीछे बैठे शख्स की इंस्ट्रक्शन से पायलट वहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करवा देता है। बाकी हेलीकॉप्टर से स्पेशल ईगल कमांडो नीचे उतरते हैं। वह उन गाड़ियों और लोगों को घेर लेते हैं। वहीं जो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था, अवधेश अंकुश और शौर्य की मदद से नीचे उतर जाता है। अंकुश उसे व्हील चेयर पर बिठा देता है। अंकुश व्हील चेयर को पकड़ के उन गाड़ियों की तरफ के जाता है। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, उन सब के होश उड़ जाते हैं। उनके सामने एक लड़के के पैर और पेट में गोली लगी हुई थी। वह दर्द से कराह रहा था। वहीं आराध्या की आंखें रोकर लाल हो रही थी। उसके माथे से खून निकल रहा था। वहीं घुटने पर से जीन्स फट चुकी थी, जिससे उसकी गोरी त्वचा पर पड़े स्क्रैच भद्दे दिख रहे थे। फ्लैशबैक। एक ढाबे के सामने 4 गाड़ियां रुकी हुई थी, पर जहां एका दुक्का गाड़ियां ही चल रही थी। एक ढाबे के पास 4 गाड़ियां रुकी हुई थी। वह सब लोग खाना खाने के लिए गाड़ियों से उतर जाते हैं। सुनसान नेशनल हाईवे। वहीं दूसरे नंबर वाली कार में एक लड़की के हाथ पैर बांध हुए थे। नींद के इंजेक्शन के कारण उसकी आंखें बंद पड़ी हुई थी। उसके गोरे चेहरे पर उंगलियों के निशान उभरे हुए थे। वहीं माथे पर एक हल्का सा कट लगा था, जहां का खून सूख चुका था, जबकि उसके सिर के पिछले हिस्से में एक घाव था जिस पर शायद उन लोगों ने खून रोकने के लिए पट्टी लगवाई थी। हाथों पर रस्सियों के बांधने से निशान पड़ चुके थे। उसकी गोरी कलाइयों पर वो लाल काले निशान बहुत ही भद्दे लग रहे थे। लेकिन इस सिचुएशन में जो चीज नहीं बदली थी वो थी इस लड़की के बेबी फेस पर छाई मासूमियत। वहीं ढाबे पर, उस एरिया में दूर दूर तक कोई और ढाबा नहीं था। वो सब वहां लगे ट्रेडिशनल बेड को एक दूसरे के पास खींचकर उन पर बैठ जाते हैं। राका भाई, मैं क्या बोलता, एक बार उस छोकरी को देख लेते हैं। बड़ी देर से सो रही है, एक लड़का कहता है। उनमें, अरे ऊई बुड़बक्का, बैठ इधर। ऊ छोकरी हमारी दया के वास्ते नहीं है। और थारे को कौन सा घर बसाना है जो उसकी इतनी टेंशन ले रहा? राका, जिसने आराध्या की किडनैपिंग का प्लान किया था, उस लड़के से कहता है। हाँ राका भाई, देखा ना साली ने कैसे अपन के 8 पंटर लोग की हड्डियां तोड़ दी है। साली को बांधा नहीं होता तो हमको भी ऐसे ही गधे के मार्फत मारती। दूसरा आदमी भी राका की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है। पर राका भाई, उई लोग अकेली लड़की को देख के ऊ को छेड़ने कोशिश कर रहे थे। उस पहले लड़के ने एक फिर प्रोटेस्ट करते हुए कहता था। राका भाई, ये साला बड़ा बोल रहा है। आप बोले तो साले की खोपड़ी उड़ा दूं। वह आदमी अपनी गन लोड करते हुए आगे कहता है।
वैसे भी अपना पंटर लोग भी कहाँ गलत था भाई। छोकरी लड़का लोग के मार्फत रहती है पर अंदर से तो है साली। वो आगे बोल पाता एक पंच उसके मुंह पर पड़ता है जो उस पहले वाले लड़के ने मारा था। वहीं वह आदमी भी तैश में आ जाता है। थोड़ी देर में माहौल लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। क्या कर रहा है तुम सब? अपन झगड़ा करने के वास्ते नहीं आया है इधर। ये लड़की को शहर से बाहर ले जाना है। सक्सेना साहब और रंजीत साहब ने मोटी रकम दी है इस लड़की के लिए। अपन चाहे इसको मारे या फिर बेच दे। तब राका बीच बचाव में आगे आता है। राका की बात सुनकर उनका एक और साथी अपनी पेंट की जिप की तरफ एक गंदा इशारा करते हुए कहता है,